हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस स्टडीज का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसका हम लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। तो यार प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या किया था। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यार इस क्लास में हम करने वाले हैं फ्योल के कुछ प्रिंसिपल्स। तो यार अभी हम पढ़ेंगे सर हेनरी फ्योल के बारे में। तो सर हेनरी फ्योल कौन थे। तो यार इनका जो बर्थ हुआ था, ये बॉर्न हुए थे फ्रांस में 1841 में, और इनकी डेथ हुई थी 1925 में। प्रोफेशन से एक माइनिंग इंजीनियर थे और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। ठीक है। ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम माइनिंग अकेडमी एट सेंट एटिनी इन 1880। ठीक है। फिर 1888 में इन्होंने एक माइनिंग कंपनी फाउंड की थी, और वो कुछ टाइम बाद उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे। यानी कि जितना भी फाइनेंशियल पोजीशन थी कंपनी की, वो इनके हाथ में आ गई थी। एट द टाइम द कंपनी वॉज नियरली बैंकरप्ट, यानी कि 1888 के टाइम पे कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट थी। बट उनके रिटायरमेंट के टाइम पे, यानी कि आफ्टर 30 ईयर्स इन 1918, कंपनी का एक बहुत बड़ा लार्ज कोल स्टील कंपनी जो थी, उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड था। यानी कि इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक प्रॉफिट और डिविडेंड का जो रिकॉर्ड था वो बरकरार रखा था। अब हम इनकी राइटिंग की बात करें तो इन्होंने एक इंग्लिश जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में लिखा, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ 1949 में, जिस फाउंडेशन वर्क को क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो यार इनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि हमारे काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। यानी कि फ्योल की जो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। तो हम इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। Mainly 14 management principles which are referred to as administrative in nature, that they have top-down approach concerning top management and other manager conduct. Fowell become famous and father of management thought because of his three major contribution, यानी कि इनको father of management भी कहा जाता है, सर हेनरी फ्योल को। यार ये जो इनके 14 प्रिंसिपल हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है। तो यार इनका एक बहुत बड़ा रोल था इन थ्री मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस को देने में। भी ये क्या क्या थे। ही क्लासिफाइड ऑल एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इनटू टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट। यानी कि ये इन तीनों एक्टिविटीज में इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को अंडरटेक किया था। ठीक है। ही ऑल्सो सजेस्ट दैट क्वालिटी अ मैनेजर मस्ट पोजेस शुड बी फिजिकल, मॉरल, एजुकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यानी कि गुड मैनेजर के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में, आपने जो फोर फंक्शंस पढ़े थे वो भी इन्होंने ही दिए थे। वो फंक्शंस क्या थी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग, जिसे हम POSDB कहते हैं, POSDC। ठीक है। ऑल्दो हिज वर्जन वॉज अ बिट डिफरेंट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। यार ये काफी सिमिलर है। तो अभी हमने जाना कि सर हेनरी फ्योल क्या थे, उनकी लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ के दौरान किया, उन सब चीजों के बारे में। तो यार अब हम सर हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, अब वन बाय वन करके हम उन्हें देखेंगे। तो यार हमारा जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है। डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। तो यार डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क जो है, हमारा जो काम है, वो बहुत ही छोटे छोटे टास्क या फिर कहे जाए तो जॉब में डिवाइड कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्योल, उनका मतलब ये था कि अगर हम अपने काम को अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा निकल के आएगा सेम एफर्ट के साथ, जिससे कि हमारा जो काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है। एंड स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज अ ह्यूमन एफर्ट। नंबर टू, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यार ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है। ऑथोरिटी का मतलब ये है कि हम राइट ऑर्डर्स जो है हम अच्छे से ओबीडियंट वे में अपने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको दें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है इसका ऑपोजिट, यानी कि जो काम हमें मिला है हम उसको प्रॉपर वे में करें और इफेक्टिवली करें, जिससे कि हमारा काम जल्दी हो। नंबर थर्ड इज डिसिप्लिन।
अब यार डिसिप्लिन क्या है यार, डिसिप्लिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही जरूरी है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल रूल भी होना चाहिए जो कि एग्रीमेंट में होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं है तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। बट अकॉर्डिंग टू फ्योल डिसिप्लिन रिक्वायर्स, ठीक है। और इसमें क्या क्या होना चाहिए? क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होनी चाहिए, गुड सुपीरियर्स यानी कि अच्छे मैनेजर्स होने चाहिए सारे लेवल पे। फोर्थ पॉइंट का है यूनिटी ऑफ कमांड। अब मान लीजिए मेरी कंपनी में अब मान लीजिए मेरी कंपनी में एक टास्क देता हूं मैं एक इंसान को। अब उसके दो मैनेजर हैं। अब पहला मैनेजर उसको कहेगा कि ये काम आप ऐसे करो, दूसरा मैनेजर उसे क्या कहेगा, ये आप काम ऐसे करो, तो वो फोकस नहीं कर पाएगा अपने वर्क के ऊपर और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस, यानी कि हमेशा एक बॉस एक सुपीरियर होना चाहिए एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो हर हर एक एम्प्लॉय के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसको उसे उससे ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही इंसान होना चाहिए और वो उसके वर्क के लिए प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल हो। तो यार अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ये मतलब है कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल दिया हुआ है और सारे जितने भी मैनेजर्स हैं जितने भी एम्प्लॉय हैं वो एक ही डायरेक्शन में यानी कि एक ही गोल की तरफ एम करे। अकॉर्डिंग टू फ्योल वन हेड एंड वन प्लान, यानी कि मेरा एक प्लान है, मेरे को एक ऑर्डर मिला है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबको बोला है कि सबको अपना ध्यान उस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाना है और वो पूरा करना है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो वो लोग क्या करेंगे? यूनिटी में आ जाएंगे, है ना। तो ये पॉइंट होता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब यार इस पॉइंट का क्या मतलब है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय है तो यार उसके हम इंटरेस्ट को भी एक टॉप प्रायोरिटी देंगे, यानी कि हर एम्प्लॉय हर वर्कर हमारे लिए सेम है जो कि हमारी कंपनी में काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कंपनी को एक मैक्सिमम आउटपुट चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ, यानी कि एक पर्टिकुलर सैलरी के अंदर। अब क्या होगा? एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी चाहिए लेकिन वो मतलब कि कम घंटे के अंदर वो काम करना चाहता है और उसे ज्यादा कंसेशन चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपना आउटपुट जो है वो बहुत कम दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो कंपनी होगी वो हमारे एक किसी भी एक इंडिविजुअल के एम्प्लॉय को उसका इंटरेस्ट नहीं देगी। समझ रहे हो? क्योंकि जो लार्ज इंटरेस्ट होता है और ज्यादा स्टेक होल्डर्स हमारे होते हैं, जैसे कि वर्कर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, क्रेडिटर हो गए, कस्टमर्स हो गए, वो किसी भी एक सोसाइटी को सैक्रिफाइस करके किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए परस्यू नहीं कर सकता, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल को हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। अब आते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, पॉइंट नंबर 7। अब रिम्यूनरेशन का क्या मतलब है? रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, remuneration of employees should be just and equitable so as to give maximum satisfaction to both employee and organization। यानी कि remuneration of employee का क्या मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे एम्प्लॉयज को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि एम्प्लॉयज को हम अपने वेजेस सैलरी जो है वो टाइम पे दें ताकि वो अपनी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सके। एट द सेम टाइम हमारी कंपनी को भी, हमारी कंपनी की जो पेइंग कैपेसिटी है वो भी बढ़े। ठीक है, इससे क्या होगा, रिलेशनशिप जो है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में बहुत अच्छे से बने रहेंगे और हमारी जो कंपनी है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से चलेगी। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8 हमारा आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी बाय टॉप मैनेजमेंट। अब यार जो टॉप मैनेजमेंट कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होते थे, वो जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन ऑथोरिटी है टॉप मैनेजमेंट की, यार वो कौन होते हैं? वो हमारे सेंट्रलाइजेशन होते हैं। ठीक है। उसी का जो ऑपोजिट है, वेदर इट डिस्पर्स अमंग मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि यार एक से ज्यादा पर्सन अगर डिसीजन मेकिंग करें तो यार वो डिसेंट्रलाइजेशन है। तो यार इन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होती है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग करते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं, लोअर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को
दबा देते हैं एक तरीके से। इन अदर वर्ड्स में, अगर दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें, जो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी है वो एक चेन ऑफ कमांड है। हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग, एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट रोल इन डिसेंट्रलाइजेशन, एवरीथिंग दैट गोज फॉर रिड्यूस टू इट्स सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। तो यार हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती सेंट्रलाइज्ड, यानी कि ऑल डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट के लोगों के द्वारा। अगर मान लीजिए कि सारे डिसीजन जो है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग ही ले रहे हैं, तो यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। अब यार हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 9 की तरफ, जो कि है स्केलर चेन। अब यार एक स्केलर चेन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है। अगर हम फॉर्मल लाइन में बोले, तो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर लाइन, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, जिसे हम लेवल लोअर लेवल भी कहते थे, ये क्या होती है, हमारी स्केलर चेन होती है। ठीक है। मैं आपको स्केलर चेन का एक यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जिससे प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। अब मान लीजिए ये आपके कुछ लोग हैं टॉप मैनेजमेंट के, तो इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी है। ठीक है। एक सेकेंड। और इसमें लोअर लेवल के भी लोग हैं। तो ये एक स्केलर चेन हो गई। ठीक है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 10 की तरफ, जो कि है ऑर्डर। तो यार अब ऑर्डर क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो जगह होती है वो हर किसी के लिए हर जगह होनी चाहिए। मान लीजिए कि अब अकॉर्डिंग टू फ्योल क्या होता है, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी अ सुटेबल प्लेस फॉर अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है। इफ देयर इज अ फिक्स प्राइस फॉर एवरीथिंग एवरीवन, तो फिर यार क्या होगा, हमारी जो है बिजनेस या फिर फैक्ट्री में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। यार इसे हम बेहतर समझेंगे केस स्टडी की मदद से, जो कि मैं आपको आगे जरूर कराऊंगा। तो यार नंबर 11 आता है हमारा इक्विटी। अब इक्विटी का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू फ्योल, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज। यार अब क्या है, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको फेयरली खुश करना है, यानी कि उनके साथ कोई भी पार्शियलिटी ना करना। इन अदर वर्ड्स में अगर हमें कहा जाए, जैसे कि मान लीजिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मेल एम्प्लॉय है, एक फीमेल एम्प्लॉय है, दोनों इक्वल नंबर ऑफ वर्क आवर दे रहे हैं हमारी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, बट मेल को हम पे कर रहे हैं मान लीजिए 1000 रुपीज पर आवर, वहीं हम फीमेल को कर रहे हैं 800। तो यार ये क्या हो गया, इक्विटी नहीं हुई, यानी कि हम दोनों में पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो यार इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? दिस विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन, है ना। देयर विल बी कॉर्डाइल रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर, यानी कि मैनेजर्स एंड वर्कर्स के बिटवीन थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं अगर हम ऐसी पार्शियलिटी करेंगे सेम जॉब के लिए, तो है ना। तो यार अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का क्या मतलब है? अब मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपने सेलेक्ट किए एक पोस्ट के लिए, एक पोजीशन के लिए, यार उनका एक मिनिमम टाइम होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर की पोस्ट के लिए एक एम्प्लॉय रखा है, तो यार वो कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट उस पोस्ट पे रहे। इससे यार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फ्योल, इससे क्या होगा, कंपनी में एक डेकोरम बना रहेगा और एक स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है। जिससे हम जो हमारी रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग की कॉस्ट है अपने नए एम्प्लॉयज के ऊपर, वो ज्यादा खर्च पाएंगे। तो यार हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 13 की तरफ, जो कि है इनिशिएटिव। तो यार इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इनिशिएटिव का मतलब होता है पहला स्टेप सेल्फ मोटिवेशन की तरह। ठीक है। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। It is it is thinking out and executing the plan with the prescribed limit of authority according to Fuel। यानी कि जो वर्कर है वो अपने काम के थ्रू मतलब एनकरेज होने चाहिए, यानी कि आप उन्हें जो भी अपने प्लान्स बता रहे हैं उसमें मतलब कि इम्प्रूवमेंट आए, ताकि, है ना। यानी कि एक जो अच्छी कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे वो हमेशा सिस्टम में नए नए सजेशंस, नए नए आइडियाज देते रहेंगे, जिससे कि टाइम कम लगे और सस्टेनेबल कॉस्ट में हमारे रिजल्ट्स आए। ठीक है। इससे क्या होगा, इनिशिएटिव क्या करता है, एनकरेज करता है हमारे वर्कर्स को, हमारे एम्प्लॉयज को। ठीक है। तो यार हमारा 14th प्रिंसिपल क्या है? एस्पिरिट डिकॉप। तो यार एस्पिरिटी
डिकॉप का मतलब क्या है यार? इसका सीधा सीधा मतलब है यूनिट इज स्ट्रेंथ। अब मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूनिटी बनी रहेगी तो यार अपने आप जो अपने गोल्स हैं वो बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू फ्योल इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट जो है वो प्रमोट करती है टीम की स्पिरिट ऑफ यूनिटी और हार्मनी को, यानी कि टीम में कितनी यूनिटी है, कितनी एकता है, ठीक है, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर पाए अपने गोल्स को। अब मान लीजिए कि आपका एक मैनेजर है, वो हमेशा कहता है कि नहीं खाली मैं ही हूं। अब इसे रिप्लेस करने की जगह क्या करना चाहिए? वी आर द टीम, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जो मैनेजर है और वर्कर्स हैं उनके बीच में क्या होगा? कॉन्वर्जेशन अच्छी रहेगी और एक टीम स्पिरिट रहेगी। तो यार स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब क्या हो गया? यूनिट इज स्ट्रेंथ। तो यार इसके इफेक्ट क्या होंगे? इससे इफेक्ट अच्छे होंगे। जो हमारे मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका बॉन्ड अच्छा रहेगा, ठीक है। उनको एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो आगे भी अपने गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर पाए। तो यार ये हमारे कुछ 14 फ्योल के प्रिंसिपल्स थे। तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्वेश्चंस में भी आते हैं और काफी केस स्टडी में भी आते हैं कि फ्योल की 14 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो यार आई होप कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले रहे होगे। बाकी मैं इनका एक डिटेल पीडीएफ जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि यार आप इन्हें डीपली थोड़ा पढ़ पाए, इनकी जो डेफिनेशंस हैं। तो यार आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया? आज की में हमने फ्योल के प्रिंसिपल्स जाने और सर हेनरी फ्योल के बारे में जाना। तो यार जो हमारी आने वाली वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्योल और टेलर के बीच का डिफरेंस, जो कि मैं आपको कवर कराऊंगा आने वाली वीडियोस में। एंड यार आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। बाकी जो आने वाली टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको कवर कराऊंगा आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए यार सी हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।